2026 प्रीलिम्स के लिए अगर आपके पास इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये वीडियो देखिए। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव येट क्रिस्प। 2026 प्रीलिम्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं वो इसमें कवर्ड है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। नाउ यू ऑल नो that 1992 रियो में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट took place, जिसे रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। रियो इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। यहाँ पर जन्म हुआ 3 कन्वेंशंस का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अब देखिए, कन्वेंशंस एक ब्रॉडर आइडिया देती हैं, जैसे UNFCCC will tell you about how to combat climate change. But decision making regularly कौन करता है? So they have a meeting, regular meetings which are known as conference of parties, जिसमें हर एक पार्टी जो उस कन्वेंशन का पार्ट होती है पार्टिसिपेट करती है। UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है। 2025 में इट टुक प्लेस इन ब्राजील, बेलम इन ब्राजील। 2024 में COP29 टुक प्लेस इन बाकू इन अजरबैजान और 2026 में COP31 होगी टर्की और ऑस्ट्रेलिया में। सो इट हैपन्स एवरी ईयर। COP30 पे भी अगर आप एक क्रिस्प वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में COP30 जरूर लिखकर बताइए। CBD और CCD की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, दे हैपन एवरी 2 years और biennially. So this is something that you have to take note of. Now when we come to UNCBD, it is also known as Biodiversity Convention. हर एक कन्वेंशन के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस कन्वेंशन के 3 हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व करके नहीं रख सकते ना, यू ऑल्सो हैव टू यूज इट। सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दैट्स द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फेयर एंड इक्विटेबल यूज ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस। अब जेनेटिक रिसोर्सेस तो बायोडाइवर्सिटी के ही होते हैं। जब हम उसे यूज करेंगे, उससे जो बेनिफिट्स आएंगे, दे हैव टू बी फेयर एंड दे हैव टू बी इक्विटेबली डिवाइडेड। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग भी से कह दिया जाता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए, कन्वेंशन लाइक आई सेड इज अ ब्रॉडर आइडिया। उसको ऑपरेशनलाइज अक्सर प्रोटोकॉल्स करते हैं। जैसे UNFCCC क्लाइमेट चेंज की जो कन्वेंशन है उसको ऑपरेशनलाइज किया क्योटो प्रोटोकॉल ने। वियना कन्वेंशन विच इज ऑन ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उसको ऑपरेशनलाइज किया गया वाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी तरह से CBD के साथ 2 प्रोटोकॉल्स एसोसिएटेड हैं। नगोया तो थर्ड ऑब्जेक्टिव को ऑपरेशनलाइज करता है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। कार्टेहेना इज pertaining to living modified organisms, कि जब आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक चेंजेस करते हो, दे आर नोन एज LMOs। अब LMOs को आप बढ़ावा दे रहे हो, उससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसे नुकसान ना पहुंचे, विच इज ऑल्सो related to the conservation of biodiversity only ना। तो कार्टेहेना is related to LMOs, right, and Nagoya is related to your third objective of the CBD. अब ये जो CBD है, it is under UNEP और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब 1992 में it was open for signature and finally it came into force in 1993. फोर्स में एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी तब आती है व्हेन इट इज साइंड बाय अ साइंड एंड रैटिफाइड बाय अ प्री-डिसाइडेड नंबर ऑफ कंट्रीज। जैसे फॉर इंस्टेंस इंडिया साइन करके आ जाएगा इस कन्वेंशन को, इट विल कम बैक टू इट्स पार्लियामेंट। वहां पर जब ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी तो इंडिया हैज रैटिफाइड दैट कन्वेंशन, तो इंडिया हैज सेड टू रैटिफाई दैट कन्वेंशन।
सो जब एक सेट नंबर ऑफ कंट्रीज रैटिफाई कर देंगी तब वो फोर्स में आएगी, उसके बाद फिर कंट्रीज साइन करती जाए, रैटिफाई करती जाए। जैसे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज हाई सीज ट्रीटी, इट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 2023, बट ये फोर्स में कब आई? जनवरी 2026 में, जब 60 कंट्रीज ने इसे रैटिफाई किया। इंडिया ने भी इसे साइन किया हुआ है लेकिन रैटिफाई नहीं किया। सो इंडिया में रैटिफिकेशन का प्रोसेस है सिंपल मेजॉरिटी से पास होना, बाकी कंट्रीज में इट कुड बी डिफरेंट। सो इट इज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBD is legally binding, CCD is legally binding, but UNFCCC is not. उसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है और पेरिस एग्रीमेंट हमें पता है हाइब्रिड लीगल फॉर्म है। पेरिस एग्रीमेंट का क्या है कि अगर आपने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है उसके तहत NDC सबमिट करने होते हैं। NDCs एवरी 5 years कंट्री सबमिट करेंगी, दैट इज लीगली बाइंडिंग। बट उन NDCs में जो लिखा है वो आप अचीव करो ना करो, दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। But out of these 3 sister conventions which were adopted in UNCED, 2 are legally binding, CBD and CCD. ये याद रखना है। So Nagoya and Cartagena we have discussed. Then very very important is the conference of parties. अब ना शुरुआत में इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती थी, एनुअल होती थी, फिर धीरे धीरे बाइनियल हो गई। अब ना हर एक कन्वेंशन की कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, कुछ ऐसे साल होते हैं जो डेफिनेटिव होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। UNFCCC का जैसे हम पढ़ते हैं ना 2015 में COP21 हुआ था जब पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया। उसी तरह से CBD में इट इज 2010 COP10 जो जापान में हुआ था, जहां पे HE टारगेट्स को अडॉप्ट किया गया। HE टारगेट्स ना 2011 से 2020 के लिए टारगेट्स से ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को अचीव करने के लिए होंगे। बट ये जो टारगेट्स है ना, इनकी लैंग्वेज बहुत ही वेग थी और कंट्रीज को बोला गया था कि वो अपने बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी बनाए इन लाइन विद दीज टारगेट्स। बट बिकॉज टारगेट्स की डेफिनेशन ही इतनी वेग थी, जो स्ट्रैटेजीज बनी वो भी वेग बनी और HE टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं हुए। नॉट इवन वन कंट्री वॉज एबल टू अचीव देम कंप्लीटली। सो 2020 में ये खत्म हो गए, अब इनको रिप्लेस भी तो करना है। सो 2020 में हमारे पास COP15 होना था चाइना में, फिर चाइना में आ गया कोविड, तो ये प्रोलॉन्ग होता गया। फाइनली ये जो COP15 है इसका कल्मिनेशन हुआ 2022 में with the adoption of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which is a framework to be adopted in this decade. Kunming because China was the initial host, Montreal because देखो इसकी जो COP15 की जो मीटिंग्स है ना, एक ऑनलाइन हुई थी और एक इन पर्सन हुई थी। ऑनलाइन फर्स्ट फेज कनमिंग में कनमिंग का एक तरह से होस्ट था और जो फेज 2 था ना वो मॉन्ट्रियल में हुआ इन पर्सन, क्योंकि वहां पे सेक्रेटेरिएट है इसका। सो दैट इज वाई ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया ना, इसका नाम कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रख दिया गया। कनमिंग भी है और मॉन्ट्रियल भी है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मेजर एम क्या था, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। ये हमें अचीव करना है 2050 तक। खैर, Kunming-Montreal GBF is based on 30/30 टारगेट। 30/30 टारगेट क्या कहता है कि आपको 30% ऑफ द प्लैनेट्स एरिया, चाहे वो ओशंस हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर बॉडी हो, 30% आपको प्रोटेक्शन के अंडर लेकर आना है बाय 2030। ये ना कोर है हमारा Kunming-Montreal GBF का, कोर है। Kunming-Montreal GBF is a set of 4 goals and 23 targets। 23 पता है आप कैसे याद कर सकते हो? 2030 तक अचीव करने हैं ना, तो 2 और 3 ले लो बस। उसमें से जो टारगेट 3 है ना, वो है हमारा 30% एरिया अंडर प्रोटेक्शन बाय 2030, द मेन कोर, द मेन टारगेट ऑफ Kunming-Montreal GBF। और ये ना कहां से लिया गया है? 2019 में ना एक आर्टिकल आया था साइंस एडवांसेस, वहां से लिया गया है। वहां पे सबसे पहले ये मेंशन किया गया।
खैर, सो GBF क्या है? 4 goals by 2050 and 23 targets by 2030 to achieve the 2050 goal of living in harmony with nature. That's the broader goal. That was the theme of COP15. COP15 का थीम था ये. इसके तहत उन्होंने 4 गोल्स दिए 2050 तक और 23 टारगेट दिए 2030 तक, which is your Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. And this GBF replaced HE targets. अब 23 टारगेट्स है टू अचीव 4 गोल्स, जिसमें से ना टारगेट 30/30 जब हम बोलते हैं, सो इट इज टारगेट 2, इट इज टारगेट 3 एंड इट इज टारगेट 14. कैसे मैं वो बताऊंगी. अभी मैंने बोला ना 30% एरिया आपको प्रोटेक्शन के अंडर लेकर आना है बाय 2030. दैट्स द टारगेट 3, दैट इज द मेन टारगेट जो हमने साइंस एडवांसेस जर्नल से लिया है. टारगेट 2 क्या है? 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड को हमने रिस्टोर करना है बाय 2030. 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड हैज टू बी रिस्टोर्ड. एंड टारगेट 14 क्या है कि हमें 30 बिलियन पर ईयर डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को देने हैं एवरी ईयर बाय 2030. 30 बिलियन एवरी ईयर, मतलब 2030 ऑनवर्ड्स 30 बिलियन एवरी ईयर हमें लेकर आना है अपना टारगेट, जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को दे रही. सो दैट्स $30 बिलियन बाय 2030. देन टारगेट 2 है डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है 30% हमें बाय 2030. एंड टारगेट 3 इज द मेन टारगेट. 30% of area of the planet has to be brought under protection by 2030. Right? So these are the 3 targets जिसको हम 30/30 कह सकते हैं. 30 is the number and 2030 तक हमें अचीव करना है. 2, 3 and 14. Then we have target 18. Target 18 कहता है कि हमें ना सब्सिडीज को फेज आउट करना है जो हार्म कर रही हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को. टारगेट इज $500 बिलियन पर ईयर बाय 2030. $500 बिलियन की सब्सिडीज जो हमारे प्लैनेट को हार्म कर रही हैं, स्पेशली द बायोडाइवर्सिटी, उनको हमें धीरे धीरे खत्म करना है. दैट्स टारगेट 18. एंड टारगेट 19 इज $200 बिलियन हमें मोबिलाइज करने. सो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी फंडिंग का टारगेट है ना, वो $700 बिलियन है. इतने ही हमें बायोडाइवर्सिटी के लिए फंड्स चाहिए, $700 बिलियन, जिसमें से 200 हम मोबिलाइज करेंगे और 500 हमारे पास फेजिंग आउट ऑफ सब्सिडीज से आ जाएंगे, कि हम वो सब्सिडीज में वो $500 बिलियन ना लगाकर हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए लगाएंगे. सो दैट्स COP15 जो 2022 में कंक्लूड हुआ विथ कनमिंग मॉन्ट्रियल GBF. राइट. उसके बाद COP15 इट ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड, जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंडर आता है. ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी ना आपका 1992 में ही बना था UNCED के तहत. तो GEF इज द प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म फॉर योर 3 कन्वेंशंस. तो जो हमारा ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड बना, ये भी GEF के अंडर ही आएगा. देन COP16, COP15 के बाद फिर COP16 होगा. COP16 हुआ कैली, कोलंबिया में इन 2024. COP17 होगा अर्मीनिया, येरेवान में 2026 में होगा, अभी 2026 में. अब ये जो COP16 था ना, इसका सबसे बड़ा टेक अवे है कि इंडिजिनस लोगों के लिए ना, इंडिजिनस लोगों का जो रोल है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में, उसको एक्नॉलेज करते हुए एक सब्सिडरी बॉडी बनाई गई कि उनका भी रोल है. इंडिजिनस पीपल हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट. सो दैट इज इट. एंड देन कैली फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड कि जब आप डिजिटल सीक्वेंसिंग या सीक्वेंसिंग करोगे जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो उससे जो बेनिफिट्स अराइज होंगे उनको भी शेयर करने के लिए कैली फंड वॉज अडॉप्टेड और एस्टैब्लिश्ड. राइट. सो मेन यही है, कैली फंड फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट्स अराइज होंगे उसको शेयर करने के लिए, एंड एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ द इंडिजिनस पीपल एंड एस्टैब्लिशिंग अ सब्सिडरी बॉडी फॉर द सेम. एंड COP17 लाइक आई टोल्ड यू, येरेवान अर्मीनिया में होगा 2026 में. सो दैट्स रिगार्डिंग CBD. देन वी मूव ऑन टू UNCCD.
It is also a legally binding framework to address the problem of desertification and land degradation. अब ये बेसिकली डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए है एंड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स. अब ये 1994 में इट वाज अडॉप्टेड एंड केम इनटू फोर्स इन 1996. अब इसका भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इट हैपेंस एवरी 2 years एंड वी हैव 5 रीजनल इंप्लीमेंटेशन एनेक्सीज. मतलब दुनिया में ना 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है जहां पे यूएनसीसीडी इंडिविजुअली अडॉप्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है. रीजन्स में हमारे पास अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, देन यू हैव नॉर्दर्न मेडिटेरेनियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. राइट. इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि आपके पास ना डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूएनसीसीडी, क्योंकि ना हर एक एरिया में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएनसीसीडी का. बाइनली इंडिया ने भी होस्ट किया था COP14 इन 2019. ठीक है, इंडिया ने COP14 होस्ट किया था. फिर ये भी 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड रिलेटेड डिले के कारण जो इसका COP15 है वो भी 2022 में ही हुआ. कहाँ हुआ? आइवरी कोस्ट में, एबरजान उसकी कैपिटल में. एंड इट एंडेड विद अ ग्लोबल प्लेज टू बूस्ट ड्रॉट रेजिलियंस. ड्रॉट रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूएनसीसीडी का. तो एक ग्लोबल प्लेज हुआ कि हमें ड्रॉट रेजिलियंस को बूस्ट करना है और हमें लैंड रिस्टोरेशन में इन्वेस्ट करना है. Then we had COP16 that took place in 2024 in Riyadh in Saudi Arabia. Largest UNCCD with 20,000 participants attending. यहाँ पर ना drought resilience, global drought resilience partnership was launched, was adopted with pledges totaling $12 billion. ठीक है, global drought resilient partnership 2022 में. तो आप ना पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो. जैसे सीबीडी में यू हैड कनमिंग मॉन्ट्रियल GBF, उसी तरह से सीसीडी में यू हैड ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप. बट फिर भी एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, एक लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल हम नहीं ला पाए फॉर ग्लोबल ड्रॉट. सो नेक्स्ट जो हमारी कॉप है, COP17 2026 में ही है, वो है येरेवान में, आर्मीनिया में, ये है मंगोलिया में, उलान बतर में. राइट. सो दिस इज रिगार्डिंग योर यूएनसीसीडी एंड यूएनसीबीडी. दोनों की कॉप 2 सालों में होती है और कहीं ना कहीं पैरेलली हो रही है. पहले डिफरेंट था बट अब पैरेलल आ गया है. देन वी हैव 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, CITES and CMS. CITES and CMS का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है दैट हैपेंस एवरी 3 years along with रामसर कन्वेंशन, जो हर 3 सालों में होती है. CITES is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. आप ना ट्रेड करो, लेकिन यू हैव टू इंश्योर कि वो स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के लिए ना रिस्पॉन्सिबल हो जाए. दैट्स द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड CITES. इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है. राइट, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है. एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1973, 3rd March. और 3rd March को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है. 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बिकॉज CITES was adopted on 3rd March in 1973. फोर्स में ये 1975 में आई. इसका ना रेजोल्यूशन एक अडॉप्ट हुआ था बैक इन द डे 1963 में IUCN की मीटिंग के दौरान, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस. सो CITES को हम वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं, CMS को हम बॉन कन्वेंशन कहते हैं. CITES जिस दिन साइन हुई उस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 को. अब ना CITES में हम बात करते हैं अपेंडिक्स 1, 2 एंड अपेंडिक्स 3 की. अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज हैं जो ना ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, और अगर उनमें ट्रेड हुई तो वो पक्का ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो यहां पर जो ट्रेड है वो बैंड होती है, इट इज बैंड. CITES अपेंडिक्स 2 में ट्रेड इज रेगुलेटेड, कि अगर ट्रेड होनी है तो आपको परमिट्स चाहिए होंगे.
ठीक है, आपको परमिट्स चाहिए होंगे, तो ट्रेड इज रेगुलेटेड। और इस तरह से रेगुलेट की जाती है कि इतनी ही हो कि उनके नंबर्स पे नुकसान ना पहुंचे, वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज आती है, मतलब इट्स ऑन अ रीजनल स्केल। जैसे ना एक कंट्री में एक स्पीशीज प्रोटेक्टेड है, अब वो किसी और कंट्री को बोले कि आप भी इसकी ट्रेड को रेगुलेट करो, हम आपस में ट्रेड रेगुलेट करते हैं। सो अपेंडिक्स 3 इज वेरी रीजनल इन नेचर। जो स्पीशीज होती है ना थ्रेटेंड कैटेगरी में IUCN के, वो मोस्टली अपेंडिक्स 1 में आती हैं। शेड्यूल 1 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आर ऑल्सो लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1। एंड रिसेंटली हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की, दैट वाज अमेंडेड इन 2022 टू मेक इट साइट्स कंप्लायंट। एक एडिशनल शेड्यूल ऐड किया गया, शेड्यूल 4 इन WPAA 2022, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, जिसमें से शेड्यूल 4 इज फॉर द स्पीशीज लिस्टेड इन साइट्स। अब ये ना लीगली बाइंडिंग है, साइट्स इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग, जबकि जो CMS है उसमें आपके पास मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है विच इज नॉट लीगली बाइंडिंग, एंड यू हैव लीगली बाइंडिंग एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सो CMS भी एक ब्रॉड, CMS में आपको ब्रॉड रेंज देखने को मिलती है, जबकि साइट्स इज लीगली बाइंडिंग बट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉस। नेशनल लॉस हमें अमेंड करने पड़ते हैं, तभी हमने किया भी, है ना। साइट्स आपको एक फ्रेमवर्क देती है जो कंट्रीज को अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में जिसको इनकलकेट करना है, राइट। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे उस दिन मनाया जाता है जिस दिन साइट्स को साइन किया गया था। अपेंडिक्स 1 मोस्ट एंडेंजर्ड, जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, बैंड है। अपेंडिक्स 2 जिसमें आपको परमिट्स चाहिए होते हैं बट ट्रेड हो जाता है, ट्रेड इज रेगुलेटेड। एंड 3 इज वो स्पीशीज विच आर इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी, है ना। मतलब रीजनल लेवल पर अपेंडिक्स 3 में जो स्पीशीज है वो रीजनल लेवल पर अगर उनकी ट्रेड हमने रेगुलेट करनी है, सो दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 3। Every 3 years a COP happens. COP19 took place in Panama in 2022. COP19 in Panama in 2022. इंडिया ने 1981 में 3rd COP होस्ट किया था साइट्स का, और ये जो COP19 हुआ था ना पनामा में, इसमें शीशम इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2, राइट। बट इसमें ना एक चीज बोली गई, जैसे ना शीशम को लेके पहले बोला जाता था कि अगर आपके पास ना कोई भी आप हैंडीक्राफ्ट या वुड का कोई भी फर्नीचर विच इज मेड अप ऑफ शीशम, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दैट, तो आपको परमिट चाहिए होगा। तो अगर आपका शीशम, अगर आपका जो फर्नीचर है वो 10 ग्राम का, 10 kg का है, हो सकता है उसमें शीशम 1 किलो का भी हो, तो भी आपको परमिट चाहिए। तो अब इसमें जो COP19 हुआ था ना साइट्स का, इसमें रिलीफ कैसे मिला, वो कहते हैं कि अगर आपका जो फर्नीचर है उसमें 10 किलो शीशम हो तो ही हमें परमिट चाहिए, अदरवाइज हमें परमिट नहीं चाहिए। तो ये रिलीफ दिया गया। सो इट विल बूस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स। देन सी कुकुम्बर और एकाइनोडर्माटा को बिलोंग करते हैं ना। सी कुकुम्बर डेट्रीवोर्स होते हैं, कोरल्स के पास मिलते हैं। सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व है लक्षद्वीप में। IUCN स्टेटस डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी ऑफ द species, but they have been included in Appendix 2 of the convention. पहले इंक्लूडेड नहीं थे। फिर रेड क्राउन रूफेड टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड नेशनल चंबल सैंक्चुरी में फ्रेश वाटर रिवर्स में आपको मिलता है, ये भी अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड कर लिया गया इन द साइट्स COP19 which took place in 2022 में in Panama. Then COP20 is also important, so it took place in Samarkand in Uzbekistan in December. यहां पर क्या था, COP20 बेसिकली ये जो COP20 था इन समरकंड इन उज्बेकिस्तान 2025 में हुआ ये। इसमें ना 77 स्पीशीज वर एडेड टू साइट्स। कुछ जो स्पीशीज है उनको अपेंडिक्स 1 में ऐड किया गया। फिर इंडिया ने ना, जैसे एक हमारे पास यूरोपियन यूनियन का एक प्रपोजल था गूगल का रेजिन यूज होता है, खुशबू होती है उसकी, इसको ना दे वांटेड टू ऐड इन अपेंडिक्स 2। तो इंडिया ने बोला नहीं, पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन सर्वे करो फिर ऐड करना। तो EU का जो प्रपोजल था ना टू लिस्ट गूगल इन अपेंडिक्स 2, दैट वाज काइंड ऑफ नॉट
approved, opposed. Then people living alongside flora and fauna. अब ना बेसिकली जो ह्यूमन डायमेंशंस है ना, efforts to embed human dimensions into the convention including people living alongside flora and fauna were rejected. और साइट्स बजट में इंक्रीज भी हुआ. देन नेक्स्ट जो कॉप है 2028 में होगा कहां, पनामा में. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. साइट्स का 19 का जो कॉप था वो भी पनामा में हुआ. देन यू हैव 20 टुक प्लेस इन समरकंद उज़्बेकिस्तान, और जो 21 है वो भी पनामा में ही होगा. Then CMS is also under UNEP and it is a convention on migratory species. It is also known as Bonn Convention. Basically migratory species का पूरा pathway और उनका passage और उन species को protect करना is the idea behind CMS. अब इसमें भी 2 अपेंडिसेस हैं. अपेंडिक्स 1 में वो माइग्रेटरी स्पीशीज है दैट आर इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, वो अपेंडिक्स 1 में आ जाती हैं. अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज आती हैं जिनका आपके पास जो कंजर्वेशन स्टेटस है अनफेवरेबल है, और अगर हम अग्रीमेंट्स लेकर आते हैं तो उन स्पीशीज को फायदा होगा. ठीक है, सो दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2. एवरी 3 years इट हैपेंस. सीएमएस का कॉप 13 ना इंडिया ने होस्ट किया था 2020 में गांधीनगर गुजरात में, फरवरी में. और इसका जो थीम था ना दैट वाज माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम एंड वी हैड अ मैस्कट इन योर जीबी मैस्कट था विच वाज योर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में मिलते हैं. अभी जंप स्टार टेक्निक से इसे गुजरात में भी इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, सो दैट टुक प्लेस इन 2020. फिर 2023 में होना चाहिए था लेकिन 2023 में नहीं हुआ. सो कॉप 14 टुक प्लेस इन समरकंद उज़्बेकिस्तान, और यहां पर दुनिया की पहली वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड एंड वी हैड अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज 2024 से 2032 तक. ठीक है, सो इट टुक प्लेस इन समरकंद. एंड अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया ने कन्वेंशन को 1983 में साइन किया था, और इंडिया के ना कुछ MOUs हैं. MOUs are non-binding. So we have one on Siberian cranes which was signed in 1998 sorry, marine turtles, dugong and raptors. Raptors is 2016 the latest. फिर India lies on the Central Asian flyway which is one of the 9 major flyways of migratory birds. और that is important. फिर जो latest COP है COP 15 वो कहां पर हुआ? That took place in Brazil near the Pantanal wetlands. अब यहां पर भी 40 न्यू स्पीशीज वर एडेड जिसमें से 20 वर एडेड टू अपेंडिक्स 1. ठीक है, ये है 40 न्यू स्पीशीज वर एडेड एंड फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ मेरीन फ्लाईवेज. एंड देन कॉरिडोर्स, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया गया कि उनको ना हमें नेशनल प्लान्स में इंटीग्रेट करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो नोन एज पैंटनल डिक्लेरेशन. अब ये ब्राजील में हुआ वेरी नियर टू पैंटनल वेटलैंड्स. पैंटनल वेटलैंड्स आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, और इस साल के प्री के लिए ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट. तो ये ब्राजील में है. 80% ऑफ पैंटनल इज इन ब्राजील बट ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद बोलिविया एंड पैराग्वे. देखो ये मैप है ना, दिस इज ब्राजील. बोलिविया और पैराग्वे से भी ये बॉर्डर शेयर करते हैं. अब यहां पर ट्रॉपिकल वेट ड्राई है. यू हैव द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पैंटनल वेटलैंड्स, जहां पर 2026 में हमारा COP 15 हुआ था. इससे पहले COP 14 हुआ था समरकंद उज़्बेकिस्तान में इन 2024. करेक्ट. इसका ना एक टेबल बना लोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी. देन रामसर इज अ प्लेस इन ईरान जहां पे ऑन द बैंक्स ऑफ कैस्पियन सी 1971 रामसर कन्वेंशन वाज साइंड विच इज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स ऑल्सो नोन एज वाइस यूज. इसका भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है हर 3 साल में होता है एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड आउट ऑफ ग्लांट स्विट्जरलैंड. और लेटेस्ट जो COP है COP 15 हुआ है 2025 में विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में, राइट. एंड यहां पर विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन था विच टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल कमिटमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेटलैंड्स इन नेशनल पॉलिसीज. ठीक है, मेन ये है. फिर यहां पर ना स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया गया विच विल वर्क फ्रॉम 2025 टू 2034, आने वाले डेकेड में. अब इसमें ना वी हैड 4 goals and 18 targets which were very much aligned
with your Kunming Montreal GBF. फिर COP 16 कब होगा? पनामा में. It will also happen in Panama in 2028. साइट्स का भी जो नेक्स्ट COP है वो आपका 2028 में पनामा में ही होगा. देन रामसर साइट्स एवरीवन नोज, इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है. देन यू हैव यूपी 20 and 12 रिस्पेक्टिवली एंड टोटल आर 99. थर्ड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड है ना, आफ्टर यूके एंड मेक्सिको, हाइएस्ट इन एशिया. वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, जब रामसर कन्वेंशन साइन की गई थी 1971 में. सो 2 फरवरी इज योर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. 3 मार्च इज योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. दिस इज रामसर कन्वेंशन, दिस इज साइट्स. इसका जो थीम है ना वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का, दैट इज कल्चरल हेरिटेज. फिर हमारे पास रामसर कन्वेंशन के अंडर ही ना वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज आर ऑल्सो देयर. इंडिया में 2 हैं वो सिटीज जहां पर ना आपके पास अर्बन वेटलैंड्स है और उनकी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज होता है. सो देयर आर 6 क्राइटेरिया टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज. और इन सिटीज को ना 6 के 6 फॉलो करने होते हैं. इंडिया ने 3 की लिस्ट दी थी, इंदौर, उदयपुर एंड भोपाल. एंड फाइनली 2 को अप्रूवल मिला, इंदौर और उदयपुर को. अब ये ना वॉलेंट्री है, आप अप्लाई कर सकते हो, आप ना भी अप्लाई करो. तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये COP 12 उरुग्वे में जो हुआ था 2015 में, तब लॉन्च किया गया था. एंड दिस एक्रेडिटेशन इज वैलिड फॉर 6 years एंड यू हैव टू फिल ईच ऑफ द 6 क्राइटेरिया. Then Global Wetland Outlook Report has been released by Ramsar Secretariat. Ramsar Convention का जो सेक्रेटेरिएट है, जो मैंने बोला ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है. इससे पहले ना ये 2018 और 2021 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई और अभी 2025 में आई है. इट इज रिलीज्ड बाय साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल ऑफ रामसर कन्वेंशन. अब इसमें ना सबसे बड़ी बात ये बोली गई कि अफ्रीका के जो वेटलैंड्स है ना सबसे ज्यादा डिग्रेडेड है. इनफैक्ट लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और अफ्रीका के सबसे ज्यादा डिग्रेडेड है. सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन अफ्रीका में हो रही है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन लैक में भी हो रही है. 25% ऑफ रिमेनिंग वेटलैंड्स आर इन पुअर इकोलॉजिकल कंडीशन. और अगर ऐसे ही चलता रहा सो बाय 2050 वी वुड हैव लॉस्ट 1/5 ऑफ द रिमेनिंग वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. इकोसिस्टम सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं वेटलैंड्स, वो 39 ट्रिलियन है. 6% ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ है, बट 7.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ये हमें प्रोवाइड करते हैं. और अगर हम सिर्फ 0.25% ऑफ ये जीडीपी को भी इनकी कंजर्वेशन में लगा दे तो हमारी जो भी डिग्रेडेशन है वो सब रुक जाएगा. अब ना ये पूरा लिस्ट है. UNFCCC is non-legally binding, Kyoto is legally binding, Paris is hybrid, right? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NDCs are not legally binding. फिर ये सब legally binding है ना? CMS is legally binding agreements to non-legally binding MOUs. यहाँ पर ना ये भी बताया गया इंडिया में ये कब हुई है कन्वेंशन. सो ये टेबल एक बार जरूर देख लेना. ओके. ऑल्सो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स है जिसमें ये सारी डिटेल्स हम कवर करते हैं. अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो लास्ट के कुछ दिन है, मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. देन वी हैव कन्वेंशंस रिलेटेड टू योर वेस्ट एंड POPs. सो हमारे पास ना BROSM से हम याद करते हैं. बाज़ल, ऑल ऑफ दीज आर अंडर UNEP, सभी की सभी UNEP के अंडर आती हैं. बाज़ल इज फॉर हजार्डस वेस्ट, BV से याद कर सकते हो. रॉटरडैम इज फॉर हजार्डस केमिकल्स, कि अगर हजार्डस केमिकल एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो क्या रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी है. स्टॉकहोम इज फॉर POPs, बैनिंग ऑफ द POPs especially if they are detrimental to the health and environment. And M is for mercury, Minamata is for mercury. SP से याद कर सकते हो, RC से याद कर सकते हो and BW से याद कर सकते हो. बाज़ल सबसे पहले आई थी 1989 में, इन्फोर्स्ड इन 1992. इंडिया ने भी रैटिफाई किया हुआ है. एंड इंडिया ने असार्डिस एंड अदर फेस्ड मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स दिए हैं 2016 में. ये इसीलिए बना था कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना टॉक्सिक वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में ना डंप करते. इट डज नॉट कवर रेडियो एक्टिव वेस्ट और USA ने इसको नहीं कभी भी रैटिफाई किया. रॉटरडैम इज फॉर हजार्डस केमिकल्स. अब इसमें ना अगर कोई कंट्री है जो केमिकल चाहती है,
राइट, इट वांट टू इंपोर्ट हजार्डस केमिकल, तो ना आप उससे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लोगे कि जो कंट्री वो केमिकल चाहती है अपने देश में लाना, उसको फुली इंफॉर्मेशन है, तो it has to give PIC to the exporting country. So exporting country must notify and obtain consent from the importing countries before shipping them. तो PIC सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है RC का, रॉटरडैम कन्वेंशन का, और जो केमिकल्स जिनके लिए PIC मैंडेटरी है दे आर इन द एनेक्सचर 3. फॉर रॉटरडैम कन्वेंशन इट इज एनेक्सचर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें ना एक और है डिसीजन गाइडेड डॉक्यूमेंट्स जो ना एक्सपोर्टिंग कंट्री हेल्प इंपोर्टिंग कंट्री की हेल्प करने के लिए टू मेक अप देयर माइंड कि कंसेंट देना है या नहीं देना है, तो डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टिंग कंट्री देती है. स्टॉकहोम इज फॉर पीओपीज. ये इनिशियली 12 पीओपी से स्टार्ट हुई थी जिसे डर्टी डजन भी कहा जाता है, अब लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इसमें 3 एनेक्सचर्स हैं. एनेक्सचर 1 जो हमें एलिमिनेट करने हैं, जैसे क्लोरपाइरीफॉस विच इज अ इंसेक्टिसाइड जो रिसेंटली एनेक्सचर ए में ऐड किया गया है कि इंडिया को भी उसे एलिमिनेट करना है अलॉन्ग विद द वर्ल्ड. इंडिया ने अपोज किया, इंडिया ने बोला हमारे पास इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट येट इट वाज इंक्लूडेड इन एनेक्सचर ए. एनेक्सचर बी है रिस्ट्रिक्शन, कि ना आप DDT को यूज कर सकते हो मलेरिया कंट्रोल के लिए बट नॉट फॉर सॉइल फॉर इंसेक्ट्स. और एनेक्सचर सी इज अनइंटेंशनल, है ना, मतलब वो इतना हार्मफुल नहीं होंगे. सो इंडिया ने ना अपोज किया इसको इंक्लूड करना क्लोरपाइरीफॉस को, बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम. जो एंजाइम ना न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो नर्व्स की जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है, एक तरह से पैरालिसिस हो सकता है. तो इंपॉर्टेंट मसल्स का, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाए, यू कैन डाई. तो इंसेक्ट्स में तो डेफिनेटली दे डाई, है ना. ह्यूमंस में भी इट इज डेट्रीमेंटल डैमेजिंग. तो इसी वजह से ये जो है एनेक्सचर ए में ऐड कर दिया गया डिस्पाइट इंडियाज ऑपोजिशन. इंडिया ने बोला कोई हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. फिर इनकी जो कन्वेंशन है ना BRS की अलग होती है, मीनामाटा कन्वेंशन अलग होती है, बिकॉज वो लेटली आई है ना, इससे पहले तो थी नहीं. तो BRS कन्वेंशन का जो कॉप होता है उसे ट्रिपल कॉप कहा जाता है, हर 2 सालों में एक बार होता है. सो 2025 में जिनीवा में हुआ, नेक्स्ट 2027 में पनामा में होगा. बाजल का 17वां था, बिकॉज सबसे पुरानी बाजल है, और उन दोनों का 12 था. और इसी के साथ मीनामाटा का भी कॉप वाज होल्डेड, दैट इज कॉप 6. बाजल में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया. स्टॉकहोम में क्लोरपाइरीफॉस सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऐड किया गया एनेक्सचर ए में, कि एलिमिनेट करो. रॉटरडैम में भी 2 केमिकल्स एनेक्सचर 3 में ऐड किए गए, मतलब उसमें अब हमें PIC चाहिए, फैंटीथियोन एंड कार्बोसल्फान, कार्बोसल्फान एंड फेंटथियोन. मीनामाटा का कॉप 6 हुआ, ये भी UNEP के अंडर आते हैं, साइडलाइंस पे होता है, ठीक है. अब इसमें ना ये था कि जो ये मीनामाटा कन्वेंशन है, इट वाज अडॉप्टेड इन 2013 एंड इन्फोर्स्ड इन 2017, और ये कहता है कि हमें ना फेज आउट करना है मर्क्यूरी एडेड प्रोडक्ट्स को जो एनेक्सचर ए में लिस्टेड हैं, जैसे थर्मामीटर्स, स्फिग्मोमैनोमीटर्स, जो BP मशीन्स होती थी पहले, जो ऐसे ऐसे ऊपर जाता था मर्क्यूरी, उन सबको फेज आउट करना है 2020 तक. इंडिया ने ना इसमें 2025 तक 5 साल की एक्सटेंशन मांगी थी अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन, और इंडिया को मिल भी गई, और इंडिया ने अब इसको फेज आउट भी कर दिया है. अब इसका जो कॉप 6 हुआ था 2025 में, उसमें बोला गया कि डेंटल अमलगम को फेज आउट करना है 2034 तक. प्लस हम जो गोल्ड माइनिंग से मर्क्यूरी आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो सकता है. सो कॉप 6 वाज आल्सो हेल्ड इन स्विट्जरलैंड जिनीवा में ऑन द साइडलाइंस ऑफ BRS. अब जो नेक्स्ट है ना BRS पनामा में होगी, कॉप 7 भी ऑफ मीनामाटा भी पनामा में ही होगी. So this was regarding the conventions. Also हमारा मैप्स का कॉर्स भी है. Also अगर आपको कॉप 30 पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे कॉप 30 लिख के बताइए. कोई कंसर्न है तो वो भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.